नमस्कार, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी, राइट। रात बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की, तो बहुत सारे जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं। आज जो टॉपिक लिख कर आई हूँ वो इंडिया की सभी जुडिशरी में काम आएगा, अदर देन बिहार। वाई अदर देन बिहार? क्योंकि बिहार की जुडिशरी में आईपीसी नहीं आता, बट बिहार के एपीओ में आईपीसी आता है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ आईपीसी का, जहाँ 100 नहीं 200% प्री के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है। और जो प्री का क्वेश्चन आता है वो मेन में आता है, प्रॉब्लम बेस। इसका मतलब ये चैप्टर आपको प्री में भी मार्क्स देगा और मेन में भी देगा। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आईपीसी, और आईपीसी का चैप्टर नंबर 9। आईपीसी का चैप्टर नंबर 9, ठीक है। ये चैप्टर 9 कहता है कि यहाँ पर दो कैटेगरी डिवाइड है। यहाँ पर 166 से 169 अलग कहता है और 170 से 171 अलग कहता है। यानी इतने छोटे से सेक्शन से उसको भी डिवाइड किया गया। इवन दो इस चैप्टर के अंदर पहले सेक्शंस हुआ करता था, इस चैप्टर के अंदर पहले सेक्शंस भी हुआ करते थे 161 से 165, जिनको रिपील कर दिया गया। रिपील करके जो हमारा करप्शन एक्ट है उसका नया टॉपिक ही दे दिया। यानी ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर था पूरा 161 से 171। देन 161 से 165 को यहाँ से हटा के करप्शन एक्ट में डाल दिया, और देन मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो 166 से 169 है वो पब्लिक सर्वेंट करता है ऑफेंस, हर बार व्यक्ति पर्सन, बट यहाँ पर ही बता रहे हैं कि 166 से 169 में पब्लिक सर्वेंट ऑफेंस करता है और 170 और 171 में कोई भी पर्सन ऑफेंस कर सकता है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है कि ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। बाई और रिलेटिंग किससे? या तो पब्लिक सर्वेंट ने किया या उससे रिलेटेड किसी ने ऑफेंस किया है, वो दोनों इस पे कवर होते हैं। तो यहाँ आता है सेक्शन नंबर 166 से 169। इसमें मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगी, कब रिग्रेस पनिशमेंट होगी, कब सिंपल पनिशमेंट होगी, कब सिंपल को रिग्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पब्लिक सर्वेंट क्या क्या ऑफेंस कर सकता है, पब्लिक सर्वेंट क्या क्या ऑफेंस कर सकता है, उसके अगेंस्ट क्या क्या प्रोसीजर की जाएगी। बट एक चीज़ हमें याद रखना कि यहाँ अगर आप पब्लिक सर्वेंट के ऊपर किसी तरह का कोई भी एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पर ट्रायल शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या सीआरपीसी का चैप्टर नंबर कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ ना। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 197, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 197 इस चैप्टर के ट्रायल के बारे में बताता है। इस चैप्टर की ट्रायल के बारे में मतलब आईपीसी इज ए सब्सटेंटिव लॉ और इसको प्रोसीड करता है प्रोसीजर लॉ, और प्रोसीजर लॉ कौन है? हमारा सीआरपीसी है। और सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 197 कहता है कि जब कभी भी जजेस, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट कोई भी ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जिस सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, और यदि स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। उनकी कंसेंट से ही इन पर प्रोसीडिंग की जाएगी, विदाउट कंसेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ट्रायल के लिए 197 सीआरपीसी, ये तो हो गया आपका ट्रायल। कैसे पता चलता है कि आईपीसी को ट्रायल सीआरपीसी करती है? सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 4 और 26 कौन बनाता है, बताता है? सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 4 और 26 ये कहाँ पे ट्रायल की जाएगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, एक इन्फॉर्मेशन, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में एट द टाइम ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। कई मेरे पुराने वीडियोस आप देखते हो, जब मैंने मना करा था 1 साल 1.5 साल पहले कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाती, बट नाउ ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। और ऑनलाइन के अंदर 2 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन। एक फोटो देखेंगे अभी आप, जिसमें आप देखेंगे 2 वे कम्युनिकेशन है। आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। बस उसके लिए एक ही शर्त है, आपके पास एक मजबूत नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और आज के टाइम में तो इतना ईजी है नेटवर्क मिलना।
आपके पास अच्छे से इंटरनेट मिल सकता है। फाइबर लगाइए घर पे, राउटर लगा लीजिए, फाइबर्स लगा लीजिए, जियो का अवेलेबल है, एयरटेल का अवेलेबल है और बहुत अच्छे चलते हैं। तो अगर वो आपके पास है तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर भी आपके मन में आता मैम छूट गया तो टेंशन ना करें, उस दिन के नोट्स अवेलेबल करा लेंगे, ठीक है। अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास दो तरह की अवेलेबल है। एक फाउंडेशन कोर्स की, फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है लॉ, प्री और मेन दोनों साथ साथ, क्योंकि मेन की तैयारी करोगे तो प्री निकलेगा, प्री की तरह से प्री नहीं निकलता है, कई बार आपने ट्राई करके देखा, राइट। सेकेंड आता है हमारे पास ओनली मेन एग्जाम की क्लासेस। कई बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बार प्री दे दिया, हो गया, बट उनको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है। जो उन बच्चों के लिए जिसने 2-3 बार कोर्स कंप्लीट कर रखा है, प्री 2-3 बार दिया नहीं हुआ, या मेन दिया है बट नहीं हुआ, या इंटरव्यू दिया तो नहीं हुआ, ये कोर्स उनके लिए काम का, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है। इसलिए क्या होता है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं सारी चीज़ें जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसके टेस्ट भी लेते हैं, और टेस्ट लेने के बाद उसको कैसे याद करना है, कैसे नोट्स बनाना, वो सारी चीज़ें भी बताते हैं। तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, क्लासेस के लिए कैसे ज्वाइन करें, कितने महीने का कोर्स होगा, कितनी फीस होगी, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9950574460। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं, वो देखते हैं रोज स्टेटस पे कि बच्चों के क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, वो किस तरह से हमें मैसेज करके बताते हैं उनके एक्सपीरियंस ना, क्योंकि मैं हर रोज उन पर मेहनत करती है, और आपको एक ऐसा टीचर चाहिए जो हर रोज आपके पीछे पढ़ के आपसे काम करवा सके, राइट। चलिए, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वापस आईपीसी की तरफ। सेक्शन 166 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट कोई कार्य इसलिए नहीं करता ताकि किसी पर्सन को इंजरी कोज कर सके। क्या कहा, क्षति कायित करने के आशय से, किसी पर्सन को इंजरी कोज करने के आशय से पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, वो काम ही नहीं करता है। वो काम ही नहीं करता मतलब क्या, इसका जो इलिस्ट्रेशन है ये एग्जाम में आया है, आरजीएस प्री में भी आया है और आरजीएस मेन में भी आया 2016 में। और क्या कहा कि एक बंदे के फेवर में डिक्री आ गई। डिक्री का एग्जीक्यूशन कौन करेगा, पब्लिक सर्वेंट। देखिए, यहाँ पब्लिक सर्वेंट का मतलब कोई पुलिस नहीं है, यहाँ पब्लिक सर्वेंट का मतलब सारे पब्लिक सर्वेंट है। और कौन है पब्लिक सर्वेंट का मतलब, यहाँ पब्लिक सर्वेंट का मतलब है जो सेक्शन नंबर 21 में आता है। तो 21 जाके पढ़ेगा, कहीं पर भी पुलिस वर्ड यूज नहीं किया गया है, और आपके दिमाग की बत्ती जलती है और हमेशा यहाँ इस चैप्टर को पुलिस से जोड़ देती है। पुलिस क्यों, रेवेन्यू ऑफिसर भी आ सकता है, पब्लिक सर्वेंट के लिए रेवेन्यू ऑफिसर आ सकता है, डॉक्टर्स आ सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जो सरकार की सेवा में काम करता है, सरकार से फीस लेता है, कमीशंस लेता है, रेम्यूनरेशन लेता है और अपनी ड्यूटी को फुलफिल करता है, वो पब्लिक सर्वेंट है। और साथ ही साथ कोर्ट का ऑफिसर, सरकार का ऑफिसर, सरकार की तरफ से चीजें देखने वाला, सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो क्यों हमेशा आपके दिमाग में सिर्फ पुलिस ही चलती है, पब्लिक सर्वेंट में सारे पब्लिक सर्वेंट है। अब देखिए सीपीसी पढ़ते, सीपीसी में फाइनली राम के फेवर में डिक्री आ गई, अब उसका एग्जीक्यूशन कराना है, बट उस पब्लिक सर्वेंट ने जो कि उसको डिक्री का एग्जीक्यूशन कराएगा वो करवा ही नहीं रहा है, जानबूझ के क्या कर रहा, आनाकानी कर रहा है और एग्जीक्यूशन नहीं करा रहा है ताकि उस बंदे को इंजरी कोज हो, तो उसने ऑफेंस किया। तो हुआ क्या कि जो 166 का जो इलिस्ट्रेशन है उसमें डिग्री के एग्जीक्यूशन को पब्लिक सर्वेंट के द्वारा नहीं कराना। अब जैसे एग्जाम आता है तो लोग तो ये तो सीपीसी का सवाल है और सीपीसी लिखाते हैं। सेम वैसे ही एनआई एक्ट का भी क्वेश्चन आता है, और एनआई एक्ट का क्वेश्चन आया था टाइम बार्ड के लिए, एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन आया था आरजीएस में 2017 में, जिसमें टाइम बार्ड हो गया था। अब वो एनआई एक्ट लिख के आ गए, वो दिमाग ही नहीं लगा पा रहे, भैया सिविल का पेपर है, ये लिमिटेशन से जुड़ा हुआ है। सेम वैसे ही डिग्री का आ जाता है, वो दिमाग ही नहीं लगा रहे, एग्जीक्यूशन को उसने रेस्ट्रेंड कर दिया, रोक दिया, ये आईपीसी का क्वेश्चन है। लेकिन हम तो क्वेश्चन देखते डिग्री, सीपीसी, एनआई एक्ट, चलिए भैया एनआई एक्ट में चले जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सवाल सिविल पेपर में पूछा है, सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी लिमिटेशन। ये क्वेश्चन क्रिमिनल ने पूछा है, यानी उसने एग्जीक्यूशन नहीं कराया, उसको पनिश करने के लिए, बट हम तो सीपीसी लिख के आ रहे हैं। तो वहाँ दिमाग थोड़ा सा, देखो एग्जाम देने जाते हो वो तो एग्जॉस्ट हो जाते हो, इतने दिन की पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अगर क्वेश्चन को धीरे धीरे आराम से पढ़ोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सारा पेपर अटेंड करने की जरूरत नहीं है, उतना ही करो जितना आपको अच्छे से आता है तो भी पास हो जाओगे। हम पूरे के चक्कर में अच्छी चीज़ों को खराब नहीं करना है, ठीक है। तो ये कहता है 166 कि इंजरी कोज करने के पर्पज के लिए उसने डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं कराया, कितनी सजा मिलेगी, 1 साल तक कारावास और फाइन और बहुत। जब भी कभी आता है 1 ईयर और फाइन और बहुत आएगा, हमेशा ध्यान रखना है ना, और नहीं तो आएगा 1 ईयर एंड फाइन, और जब एंड फाइन आएगा तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 2 चलते हमेशा, और तो बहुत आएगा, एंड आएगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैसा है, सिंपल है, पहले ही बता दिया कैसा है, सिंपल है। आपको कैसे पता चला पनिशमेंट कैसे होनी चाहिए, सिंपल या रिकरस, ये बात कहाँ पढ़ते हैं, ये बात पढ़ते हैं आप सेक्शन नंबर 63 से लेकर आके
सेक्शन नंबर नहीं, पहले पढ़ते हैं 53 में, सबसे पहले 53 में पढ़ते हैं। फिर अब जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे सेक्शन 63 से लगा के 72 तक सब यही बताया, कब सिंपल है, कब रिग्रेस है, कब सिंपल है, कब रिग्रेस है। क्यों ऐसा बताना पड़ता है पता है? क्योंकि जब सिंपल होगा तो कंपाउंडेबल हो सकता है। क्या कहा कि जहाँ कई वर्ड लिखा आता है सिंपल तो वो हमारा कंपाउंडेबल हो सकता है। कहाँ पर? CRPC सेक्शन नंबर 320 में। ठीक है, मतलब इसके भी पीछे बहुत सारे राज है, हमें समझ नहीं आता ऐसा सिंपल क्यों लिखा हुआ आ रहा है। क्योंकि सिंपल है तो CRPC के सेक्शन 320 में कंपाउंडेबल हो सकता है। और जहाँ कहीं लिखा आता है रिग्रेस, इसका मतलब है IPC के सेक्शन नंबर 73 और 74 के अकॉर्डिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसलिए इनको कहा कि सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है। और जहाँ केवल रिग्रेस लिखा है इसका मतलब कंपाउंडेबल होगा ही नहीं, वो कंपाउंडेबल नहीं होगा। तो हमें समझ नहीं आता ना क्या कर, कभी सिंपल लिखता है कभी रिग्रेस लिखता है, इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे 2 सेक्शन की मंशा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन नंबर 166 वो क्या करता है? इंजरी कोज करने के पर्पज से कोई कार्य को एग्जीक्यूट नहीं कराता है। 166A और 166B दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने? 166A और 166B कब जोड़े गए? तो आइए 166A को जोड़ा 2013 में। कब जोड़ा? 166A को जोड़ा है 2013 के अमेंडमेंट से। लिख लीजिए 2013 के अमेंडमेंट से जोड़ा है। और 160 है ना। चलिए, तो क्या कहता है? विधि के निर्देश की अवज्ञा करता है, डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। लॉ ने कहा FIR दर्ज करो, लॉ ने कहा कि 161 के स्टेटमेंट पेश करो, बट नहीं कर रहा है। क्या कहा? लॉ के ऑर्डर का डिसओबे कर रहा है, वो कर ही नहीं रहा है FIR दर्ज। वो 161 के बयान ही नहीं लिख रहा है। कोई रेप विक्टिम आई तो उसकी FIR दर्ज ही नहीं कर रहा है। तो क्या किया उसने? उसने विधि के निर्देशों की अवज्ञा की, उसने डिसओबे किया लॉ के डायरेक्शन को, तो उसको सजा मिलेगी रिग्रेस पनिशमेंट। कितना? 6 मंथ से कम नहीं होगा, 6 मंथ से कम नहीं होगा, किंतु 2 ईयर्स तक हो सकता है। अब जब रिग्रेस है तो एंड फाइन है और है ही नहीं, रिग्रेस है तो एंड फाइन है और है ही नहीं। ठीक है, तो लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट 166 से आता रहता है कि जब भी कभी कोई भी पब्लिक सर्वेंट FIR दर्ज नहीं करता है, 161 के स्टेटमेंट नहीं लिखता है, या लिखता है तो वो पेश नहीं करता है, वो क्या करता है? ऑर्डर का डिसओबे करता है, तो उसको सजा मिलेगी रिग्रेस। अब आता है आपका एक सवाल, जब रिग्रेस 6 महीने से कम की नहीं किंतु 2 साल से अधिक के हो सकते हैं, फाइन है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है? तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पढ़ते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ। कौन से मैटर में? रिग्रेस हो गया। यदि वह 6 मंथ से कम वाला मैटर है तो 1 मंथ, 6 मंथ से ऊपर 1 ईयर से कम का है तो 2 मंथ, और 1 ईयर से ऊपर है तो 3 मंथ। कितना हो सकता है? 3 मंथ। याद आया? इसका मतलब 166A में जिसने ऑफेंस किया है उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेस है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलता है किसमें? रिग्रेस वाले मैटर में मिलता है। ठीक है, तो इस रिग्रेस का मीनिंग आपके समझ में आ गया। तो 166 इंजरी कोज करने के लिए, 166A डिसओबे करना, 166B वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत चलता है आजकल ये। विक्टिम का आपने इलाज नहीं किया, और विक्टिम का इलाज नहीं किया तो हमें करना पड़ेगा। कौन सी विक्टिम? जो CRPC के सेक्शन 357C के लिए आया है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनी हुई है, विक्टिम की मेडिकल की स्कीम बनी हुई है, आपको करना पड़ेगा। और जब 357C पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसी विक्टिम है जो रेप से विक्टिम है या इस तरह से उसके साथ ऑफेंस हुआ है, तो आपको उसका मेडिकल करना पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो। और प्राइवेट हैं तब सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, प्राइवेट है तब सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, तो आपको करना ही पड़ेगा, आप उसके लिए डिनाई नहीं कर सकते। और यदि करते हैं तो कितनी सजा मिलेगी? 1 ईयर और फाइन, और आते ही बहुत लग जाएगा, 1 ईयर और फाइन और बहुत। इसका मतलब क्या रखना है कि साहब ये जो पनिशमेंट किसके लिए दिया गया है? CRPC सेक्शन 357C के लिए। किसके लिए दिए गए? CRPC सेक्शन 357C के लिए। हिंदी मीडियम वालों के मोस्ट ऑफ बैरेक्ट के अंदर यहाँ पे भूल में 357B लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लेना, 357C कर लेना। इंग्लिश में तो C है, बट हिंदी मीडियम के कई सारे से बैरेक्ट है जहाँ पे B लिखा हुआ है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आता है विक्टिम का अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो। ये तो सिर्फ विक्टिम कौन सा जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जनरली विक्टिम के लिए भी आपको करना पड़ता है जो परमानंद कटहल के केस में कहा गया है, जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उस सब के लिए। ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए कर दिया, बाकी वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन
आर्टिकल 21 में हमारा फंडामेंटल राइट है। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियर कहा गया है कि चाहे तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे तुम प्राइवेट हॉस्पिटल हो, यदि तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आता है किसी भी रूप में तो तुम्हें उसका इलाज करना पड़ेगा, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते। और यदि तुमने नहीं किया तो ये माना जाएगा कि पब्लिक सर्वेंट ने अपने लॉ के डायरेक्शन का डिसऑबे किया है, इसलिए उनको सजा मिलेगी। ठीक है। देन आता है 167। पब्लिक ऑफिसर क्या करता है? इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बना लेता है। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बनाने से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और क्यों बनाता है? ताकि किसी पर्सन को लॉस कर सके। कितनी सजा मिलेगी? 3 इयर्स और फाइन और बहुत। 3 इयर्स और फाइन और बहुत। अब देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि ये पनिशमेंट कैसा भी हो सकता है, ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वहाँ उसको रिग्रेस देना है या वहाँ उसको सिंपल देना है। ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वहाँ उसे रिग्रेस देना है या वहाँ उसे सिंपल देना है। तो 166 क्या कहते हैं? इंजरी कोज करना। 166A डिसऑबे करना। 166B क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट नहीं करना। 167 इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना। नाउ 168 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट होकर आप क्या करते हो? बिजनेस करते हो, ट्रेड करते हो। तो एक जब आपकी नौकरी लग जाती है तो आप नौकरी क्या करने, बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये कहता है कि विधि विरोध रूप से व्यापार करना, अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड। और ट्रेड की बात करते हैं तो कहाँ पढ़ते हैं? ट्रेड हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, नहीं कहते हम लोगों को व्यापार वाणिज्य करने का फंडामेंटल राइट्स है। तो फिर यहाँ क्यों आया? लेकिन उन्होंने कहा कि ये राइट आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और जब पब्लिक सर्वेंट बन जाते हो तो हम आपको नहीं करने देंगे। कितनी सजा मिलेगी? सिंपल 1 ईयर और फाइन और बहुत। और एक चीज और याद रखना, जहाँ कहीं लिखा था ना और फाइन, ठीक है, इसका मतलब आपको ओनली फाइन भी देकर छोड़ सकते हैं या पनिशमेंट भी दे सकते हैं, इवन दोनों भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो क्या किया इन्होंने? डॉक्यूमेंट जो है ना क्या बोलते हैं, ट्रेड किया, इसलिए हमने इनको मना कर दिया। देन 169 कहता पब्लिक सर्वेंट कोई प्रॉपर्टी अनलॉफुली परचेज करता है या कोई ऑक्शन होता है तो उसमें जाके नीलामी में बोली लगाता है। जब पब्लिक ऑफिसर ही नीलामी कर रहे हैं तो वहाँ पब्लिक सर्वेंट खुद नहीं बोली लगा सकता और ना ही किसी के साथ जॉइंट में होकर भी बोली लगा सकता है, ये उन्हें राइट नहीं है। ये यहाँ पर भी दिया गया है, ये सीआरपीसी में भी दिया गया है। सीआरपीसी का भी एक सेक्शन कहता है कि पब्लिक सर्वेंट जो है किसी नीलामी में बोली नहीं लगा सकता, चाहे जरूर ढूंढिएगा और इसके साथ कोरिलेट जरूर करिएगा। सारे कोरिलेट मैं नहीं कराऊंगी, खुद भी किया करो कभी कभी। क्या कहता है इसके अंदर? सिंपल होगा 2 इयर्स ऑफ फाइन और बहुत। और साथ ही साथ यदि उसने कोई बोली लगाई है तो जो प्रॉपर्टी उसने ली वो प्रॉपर्टी उसका क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिफिकेशन कर लिया जाएगा, उसको अभिग्रहित कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? उसको अभिग्रहित वापस ले लेंगे। एक होता फॉरफीचर करना और एक होता अभिग्रहित करना, दोनों डिफरेंट है। एक में संप्रहरण करना और एक आता अभिग्रहित करना। तो संप्रहरण तो वो होता है जो आप वो चीज रखते हो जिसको रखने का आपके पास राइट नहीं था, जैसे, और नहीं आपको राइट था बट वो इलीगल हो गई। आपने कोई प्रॉपर्टी रखी, उसका राइट था बट आपने उसका मिसयूज किया, इसलिए हमें लेके जा रहे हैं। और ये जो अभिग्रहित है इसका मतलब होता है जो चीज़ आपको रखने का अधिकार था ही नहीं और यदि आपने रख लिया तो हम ले जाएंगे। तो फॉरफीचर किसका होता है? जो चीज़ पहले आपकी राइट की थी बट जैसे ही आपने उसका मिसयूज किया देन हम ले गए, उसका फॉरफीचर किया। कहाँ समझ में आएगा? सीआरपीसी सेक्शन 95 पढ़िएगा। ठीक है, सीआरपीसी 95। और ये जो वर्ड है आपके पास, इसको बोलते हैं कॉन्फिस्केशन, है ना, अभिग्रहित करना। ये होता है जो चीज़ आपको रखने का राइट था ही नहीं, स्टार्टिंग से राइट नहीं था, फिर भी रखते हो तो हम उसको अभिग्रहित कर लेंगे। और ये आप कहाँ पढ़ रहे हैं? आईपीसी सेक्शन नंबर 169। हालांकि पूरा का पूरा आप पढ़ने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के एक्साइज एक्ट में, वहाँ पर सभी जगह ये यूज़ किया गया है क्योंकि वहाँ पर मना कर दिया है कि आप नहीं रख सकते ड्रिंक संबंधी संबंध, इंटॉक्सिकेटिंग रिलेटेड चीज़ें, फिर भी आप रख रहे हो तो हम यही काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक। मुश्किल से कितने सेक्शन है? 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है और 6 में से प्री मेन में क्वेश्चन आता है। तो जो पक्के आ रहे हैं उसको पक्के कर लो ना याद। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। पूरे के चक्कर में अच्छे खराब कभी मत करो। कहते हैं सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ लेके चलने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सब जो जिस जगह जिस हाल में उसको छोड़ दो, लेकिन जो काम किए उनको अपने साथ ले लो, वही साथ नहीं पाएंगे, बाकी तो ऐसे रह जाएंगे। तो ये चैप्टर 100% आता है। पनिशमेंट पूछी जा सकती है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो पनिशमेंट लिखनी पड़ेगी। प्री का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड, और कई बच्चों को सेक्शन से याद नहीं होते। आइए बात करते हैं सेक्शन से याद नहीं होते। कई बच्चे कहते हैं सेक्शन से याद नहीं होते, मैम क्या करें। चलिए फिर आज हम बात करते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं किनको सेक्शन से याद नहीं होते, चर्चा करते हैं। ठीक है, किनको सेक्शन से याद नहीं होते। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा। अब हमारे पास 2 कैटेगरी के, ओ सॉरी कोई नहीं, बीच में कहीं से हटी होगी तो उसमें ले लेना। हमारे पास 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक हाउसवाइफ, एक जॉब करने वाले पर्सन। ठीक है,
और एक हमारे पास ओनली स्टूडेंट, बट मोबाइल उनका खास दोस्त है। एक तो मोबाइल और एक उनके फ्रेंड्स, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं बट इनके मोबाइल और इनके फ्रेंड्स परेशान कर देते हैं। तो दूर हो जाओ अपने मोबाइल से, दूर हो जाओ अपने फ्रेंड से, बहुत ईजी है। इनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, बादाम वादाम की खाने की जरूरत नहीं है, पूरा दिमाग एकदम सही चल रहा है तुम लोगों का, कोई बादाम वादाम नहीं खानी है। आप तो बस इन दोनों को अपने से दूरी बना लो, खुद से याद होने लग जाएगा, ठीक है। आइए हाउसवाइफ, इनके साथ बहुत स्ट्रगल है। कहीं हाउसवाइफ को इतनी सुविधाएं मिलती है, वो सब काम कर सकते हैं। वो हाउसवाइफ होती है, 100 हाउसेस की बात कर रही हूँ, तो 20% जो हाउसवाइफ होती है वो अच्छे से काम करती है। ससुराल वाले उनकी पूरी केयर करते हैं और वो अच्छे से करते हैं। उनको कहते हैं बीननी साहब जाके पढ़ लीजिए। वो वाकई हाउसवाइफ बहुत लकी होती हैं जिनको बीननी साहब पढ़ने के लिए दिया जाता है, और वो बीननी साहब सक्सेस होकर दिखाती है, ठीक है, क्योंकि उनको 100% दिया तो अपना 100% देती है। जो मेरी 80% हाउसवाइफ होती है उनको फीस तो दे दी जाती है कि चाहिए पढ़िए, बट टॉर्चर भी रहता है। झाड़ू पोछे बर्तन रोटी करना है, सर्वेंट अवेलेबल है सभी जगह, बट फिर भी मोस्ट ऑफ काम करना पड़ता है, सर्वेंट के पीछे पीछे भी घूमना पड़ता है। और जब सिलेक्शन नहीं होता तो टॉर्चर रहता है। हमने तो पैसे लगाए थे पर तुमने क्या किया, 2 बार लगा लिए, 3 बार लगा लिए, 4 बार लगा लिए, लेकिन कभी किसी की बच्चे को भी नहीं रखा आपने, टच भी नहीं किया सासू माँ ने उनके बच्चे को। जेठानी जी होल्ड कर रही हैं, देवरानी जी होल्ड कर रही है, ननंद भाई साहब होल्ड कर रही है, और ये प्रताड़ित हैं, ये वर्क नहीं कर पाती क्योंकि इतना थक जाती है काम के बाद, इनसे इतनी नींद आती नहीं कर पाती है। तो फिर क्या करेंगे, तो मैं फैमिली वालों से कहूँगी एक बार मौका देकर तो देखो, इनको भी 20% वाली बीननी सब बना के तो देखो, ये सफल होकर दिखाएगी। और जिस दिन आपने इनके लिए कर लिया ना, ये आपके लिए 100% समर्पित हो जाएगी। लेकिन कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं हो पाता है, आप सेपरेट रह के पढ़ रहे हो, आपका बच्चा आपके साथ है, देन आप क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा, सपना देखा पूरा करना पड़ेगा। स्ट्रगल के साथ करने वालों का मजा ही कुछ और होता है, क्या ना। स्ट्रगल करने के बाद जो चीज़ें मिलती है ना, वो तो दुनिया में डिफरेंट होती है, उसका तो कोई होड़ हो ही नहीं सकता। अब वो क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक माँ कुछ भी कर सकती है, एक माँ कुछ भी कर सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है, खुद भी पढ़ सकती है, पूरी फैमिली को लेके चल सकती है। तभी तो भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम सब कुछ लेके कर सकते हैं। ये शक्ति दूसरों को तो नहीं दी, हमें क्यों दी, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ एक माँ के पास ही है कि वो फैमिली लेके चल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, पेरेंट्स को संभाल सकती है, आई मीन मदर इन लॉ फादर इन लॉ को संभाल सकती है, और साथ में अपने सपने भी पूरे कर सकती है। ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। तो आप क्या करेंगे, अपने दिन के सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे अपनी स्टडी को देंगे, सिर्फ 7 घंटे, 24 घंटे में से 7 घंटे, 17 घंटे में से आप अपनी 7 घंटे की नींद पूरी करोगे, तो कितने हो गए, 14 घंटे। 14 घंटे गए, बचे अब आपके पास कितने घंटे, 10 घंटे। आप 10 घंटे घर का काम कीजिए, बच्चे को भी कि सारा करना उस 10 घंटे। उस 10 घंटे में आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, वो 10 घंटे 100% उनको दीजिए। 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, मानती हूँ बच्चा है उसको रखना है, तो बच्चे को उस हिसाब से आपको डालना है। बेबी मैं अभी पढ़ रही हूँ, बच्चा अभी पढ़ रहा हूँ, वो सपोर्ट करेगा, लिख के ले लीजिए आप मुझसे, वो आपको जितना सपोर्ट करेगा उतना कोई नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। और आपके हस्बैंड तो आपके साथ हैं, तभी तो ये फी पे हुई है, नहीं तो नहीं होती। हस्बैंड आपके साथ है, उनके साथ भी छोटी सी मजबूरी है कि वो आपके साथ है, लेकिन उनको अपने पेरेंट्स का भी देखना पड़ता है। तो वो साथ होकर कई बार आपको लगता है वो नहीं है, लेकिन वो नहीं होते ना, तो आप फी भी सबमिट नहीं कर पाते। तो उनका सपोर्ट तो हमेशा है ही, लिख कर ले लीजिए आप मुझे कि उनका सपोर्ट है, इसीलिए आप पढ़ पा रहे हैं। यदि वो सपोर्ट नहीं करता, तब नहीं पढ़ पाते। लेकिन सासू माँ के पैरों में पड़ जाइए कि आप मम्मी और आप ही भगवान हो, बस थोड़ा सा मेरी ज़्यादा नहीं 7 घंटे में मदद कर लीजिए, बाकी 10 घंटे में आपके साथ हूँ। डेफिनेटली आपके सासू माँ आपकी माँ की तरह हेल्प करेगी। और वैसे भी सासू माँ वो डबल माँ है आपकी, वहाँ तो अपनी सिंगल माँ है, यहाँ सासू माँ ये डबल माँ है, और ये सपोर्ट करेगी तभी आप सफल हो पाएंगे। मेरी सासू माँ इतना सपोर्ट करती, नहीं तो मैं आपके साथ दिन भर सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक नहीं रह सकती हूँ। इतना कोई नहीं कर सकता, वो करती है। मैं कई बार मम्मी से भी हंसती हूँ, अपनी मम्मी को भी, कि मम्मी तू भी मेरे को डांट देती है कई बार तो, लेकिन सासू माँ करती है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने भी अपना एक्सपीरियंस है क्या, तो कोरोना था तो किसी ने कहा कि हस्बैंड तेरे बाहर हैं, तुम सासू माँ के पास हो, तुम पीएड चली जाती। उसने कहा पीएड जाती तो पापा 1-1 मिनट में डांटते, और यहाँ मेरी सासू माँ मेरी सेवा कर रही है, मैं क्यों जाऊँ, एटलीस्ट मुझे मेरी सासू माँ के साथ रहने का मौका मिला। उसने कहा दीदी कहीं लोग फ़ोन पे कहते तुम ऐसे कैसे रह रही हो, तुम ऐसे कैसे कर रही हो। उसने कहा भैया ससुराल लग ही नहीं रहा है, ये तो मेरे को मेरे पीरियड से भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि पॉजिटिवनेस, आप जिस दिन ये पॉजिटिव कर लोगे ना कि मेरा ससुराल नहीं मेरा घर है, उस दिन सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा। क्योंकि 80% को ये मान के चलना होगा, और जब आप अपना 100% देंगे ना, तो वो आपको ऑटोमेटिक 100% दे देंगे। तो आपको सिर्फ दिन के 7 घंटे पढ़ने हैं। कोचिंग जाते हो तो कोचिंग मिला के भी 7 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, बाकी उनको दे दीजिए। वो खुद आपसे कहेंगे लो जाओ आप पढ़ो,
हो गए ना, ऑटोमेटिक 5 घंटे और मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब आता पढ़ो कैसे। जल्दी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग के अलावा कुछ टाइम नहीं होगा आपके पास, क्योंकि लेट नाइट आप थक जाओगे। इससे अच्छा जैसे शाम को फ्री होते सो जाओ, सीधा सो जाओ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ये डिनर का जो सिस्टम है लेट वाला, वहाँ आप इंप्रूव करो कि मम्मी जी मुझे जल्दी जाना, मैं बना के रख दो आपको, तो बाकी आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं सो जाती हूँ। वहाँ आप टाइम पे सो जाइए और फिर 3-4 बजे उठ जाइए। तो 3-4 से लेकर सुबह 7 बजे तक पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये टाइम आपके पास है, पर बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो आप मैनेज कर सकते हो 1 घंटा, कोई इशू नहीं है। आप 2 बजे उठ जाइए और दोपहर में पावर नैप ले लीजिए। वो पावर नैप अपने आप में पावर दे देगी आपको। ठीक है, आइए अब बात करते हैं जॉब वाले। इनके साथ थोड़ा सा हैट्रिक है, क्योंकि इनके पास दिक्कत क्या है, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक वो इतना टायर्ड हो जाते हैं कि फिर पढ़ना मुश्किल होता है। अगर ये मेल है तब तो अच्छी बात है, ये फीमेल है तो और नुकसान है, वो घर आके भी अपना काम करेगी, तो उनके लिए तो डबल नुकसान है। लेकिन सपने देखें और सपने परिस्थितियों में देखें तो पूरे आप ही को करने, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, जब घर आते हो तो शाम को 7 बजे अपना फ्रेश होकर खाना वाना खा के कोशिश करें 9 बजते ही सो जाओ 9 बजते ही, क्योंकि इस थकी हुई बॉडी से पढ़ाई वैसे भी नहीं होनी है। और 9 बजे सो के आप सुबह 2-2:30 बजे उठ जाओ, बहुत इतनी नींद। फिर सैटरडे संडे अपनी नींद पूरी करते रहना, कोई इशू नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ने वाले। जो मीडिया में काम करते हैं पूरी रात काम करते हैं, कभी बीमार पड़े हैं क्या? वो नहीं पड़ते। जो नाइट ड्यूटी करते हैं कभी बीमार पड़े हैं क्या? नहीं पड़े। और संडे तो मिलेगा ना, सो जाना एक दिन, सपने बड़े देखे तो पूरे करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद तो आराम ही आराम है। जज बन गए तो जिंदगी में आराम ही आराम, स्मूथनेस है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में। लेकिन थोड़ा स्ट्रगल अभी चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब 2:30 बजे से लेकर आप सुबह 10 बजे बोला ना मैंने, इसका मतलब यू हैव ए सफिशिएंट टाइम। 8 बजे तक आप पढ़ सकते हो। कोचिंग जाते हो तो कोचिंग चले जाओ, 7 से 9 की कोचिंग है, 9:30 की कोचिंग, ठीक है। अगर कोचिंग नहीं भी है, मान लो कोचिंग है तो अब तो अपना टारगेट रखो 7 बजे, क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई कोचिंग आपकी होती है। और यदि कोचिंग नहीं है आपके पास, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप लोग, तो फिर अपना 9 बजे तक नहीं 8 बजे तक पढ़िए। 8 बजे तक पढ़ के फिर अपना आधा घंटा रेस्ट करके बढ़िया लंबी सांस लेके छोड़ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके बॉडी को हिला विला के और दिन अपने ऑफिस चले जाइए। और कोशिश कीजिए ऑफिस से थोड़ी सी चोरी कीजिए, और चोरी है 15 मिनट की पावर नैप ले लीजिए। अगर वहाँ आपकी हो जाती है तो पूरी बॉडी तंदुरुस्त हो जाएगी। और बाकी खान पान का ध्यान इनको रखना है, क्योंकि जब खान पान का ध्यान रखोगे तभी सफल होंगे। और ये सब चलता है किसके ऊपर डिपेंड है? खान पान के। जिस दिन आपने खान पान ठीक कर लिया उस दिन हो जाएगा। देखो, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई टाइम टेबल देने वाली आपको हूँ, बस एक छोटा सा हेल्प किया, क्या पता मेरी हेल्प आपके काम आ जाए। तो एक छोटा सा मेरी तरफ से एक था कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है इन तीनों को, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे याद नहीं होता। और याद वाली झिकझिक छोड़ो, याद तो तब होगा जब कंटिन्यू रखोगे। आप कंटिन्यूटी नहीं रखते हो तो याद होगी कहाँ से? याद करने का एक ही चमत्कार है, वो है निरंतर 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 पढ़ते जाओ। याद क्या, पूरा जम जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। मुझे देख लो ना, इतनी कंटिन्यूटी है कि खुद से याद होगी चीज़ें। याद थोड़ी की बैठ के मैंने याद करो। भी हनुमान चालीसा आपके जो मंत्र हैं जो आप पढ़ते हो, कितनी बार पढ़ा, खुद से याद हो गया। आज खुद ही बोल लेते हो उसको, फटाफट नहीं बोल लेते हो, तो ये याद नहीं होता। लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं, तो ट्राई करना, हो जाएगा। अब इसके लिए फ़ोन मत करना कि हमने किया हुआ नहीं। हाँ, धन्यवाद देने के लिए कॉल कर सकते हो, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने कि इंग्लिश कैसे कर सकते हो। बच्चे मैसेज कर रहे हैं उसके लिए, मैम प्लीज़ बुक की फ़ोटो भेज दो। क्योंकि कई बार लगता है यार मुझे बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, तो वो थोड़ा मत करो, आप काम की चीज़ करो। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ये पढ़ा दो, ये बता दो, तो मेरे बच्चे तुम बिल्कुल सही हो, मैं यूट्यूब पे तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूँ, बट मेरे पास एक सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस करके एक इंस्टीट्यूट है, वो भी तो चलाती हूँ ना मैं। सब कुछ याद दे दूंगी ना, तो इसके लिए क्या करूँगी? खाना नहीं है क्या? परिवार नहीं चलाना है क्या? तो अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें ना। अगर आपको बहुत डिटेल चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है, आप क्लास ज्वाइन कीजिए, हम आपको देंगे। वीडियोस देख के बच्चों को सब कुछ देते हैं हम। लेकिन हाँ, यहाँ मैं जितना दे सकती हूँ मैं देती हूँ ना, यहाँ भी तो अपनी ऑनेस्टी रखती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, इस संसार की क्वालिटी है, अंगुली पकड़ाओ तो कलाई पकड़ेंगे, कलाई पकड़ाओ तो कंधा पकड़ेंगे, ये होता है। फिर आपकी इन चीज़ों की वजह से फिर कई बार लगता है नहीं देना है इनको, नहीं देना ना। कौन सा यूट्यूब पे बहुत सारा कमा रही हूँ मैं, ठीक है, इसलिए यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ कि आपको पता चले कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। तो आपको क्या पता चलेगा? आप अंतर्यामी थोड़ी ना है कि भैया एक यूनिक लॉ क्लासेस में रूला राठी पढ़ाती है। इस यूट्यूब के जरिए एटलीस्ट आपको वो चीज़ पता चले कि एक यूनिक लॉ क्लासेस भी हैं और वो पढ़ाती है, और उर्मिला मैडम है जो लॉ इस तरह से पढ़ाती है कि लॉ पूरा याद भी हो जाता है, लॉ समझ में भी आ जाता है और आपकी मंजिल आसान हो जाती है। यही होता है। लेकिन अब आपको तो ये भी यूट्यूब पे पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ना पढ़ाओ तो बड़े बड़े अच्छे फेसबुक पे कमेंट चलते हैं कि यदि तुम गरीब हो तो वहाँ मत जाना। और तो मैंने कब कहा कि भैया ये गरीब खानों के लिए महल आइए? मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा।
तो क्यों आप इतना दुखी होते हो, क्यों परेशान होते हो, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा लगे तो देखो, ना लगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर भी मैं अपना हमेशा 100% देती हूँ। आपकी कमेंट के चक्कर में तो मुझे बंद कर देना चाहिए यूट्यूब कि क्या को फ्री में सेवाएं दे, इतनी सेवाएं देते हो उस पर बाद भी इतना नेगेटिव। बट मैं ये देखती हूँ कि एक नेगेटिव कर रहा है पर 100 मेरे पास पॉजिटिव है। एक ही गलती की सजा 100 को कैसे दे सकती हूँ? उन 100 के लिए तो मुझे बार बार आना है और मैं बार बार आऊँगी और मैं बताती रहूँगी। और उस एक को परेशान होना हुई है। एक स्टूडेंट जो अपने स्टूडेंट होते हैं उनको बड़ा जीत दुखता है। वो मुझे कहते हैं कि मैम देखो आज फेसबुक पे ये चल रहा है, आज आपके नाम को लेके ये लोगों ने कहा। मैंने कहा बेटा पॉजिटिव, तुम ये सोचो कि दूसरों के चैनल पे भी नाम अपना चलता है, तुम ये सोचो दूसरों के फेसबुक पेज पे नाम अपना चल रहा है, कुछ तो बात है, अब में तो अपना नाम चल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव आदमी को फेमस होना, फेमस तो हो ही रहे। और जब कोई देखता रहे यार ये कौन है उर्मिला राठी तापड़िया, लोग जाके पहले ढूंढते अच्छा ये, जिनको नहीं पता होता उनको भी मेरे बारे में पता चल जाता है। फिर कहते यार इतना अच्छा पढ़ाती, अच्छा इसी की कुछ गड़बड़ होगी, ये जहाँ भी जाता है उसको प्रॉब्लम ही होता है इसको हमेशा। तो जिसको हमेशा हर जगह प्रॉब्लम होता है उसको होगा, बट उसकी वजह से मुझे फायदा। बच्चा कहता है मैम कितना पॉजिटिव है, अब उसमें भी पॉजिटिव ढूंढती। मैंने कहा हाँ, आप सोचिए ऐश्वर्या राय, मैं जब भी उसको देखती हूँ तो मैं सिर्फ उसका चेहरा देखती हूँ, उनकी आइज़ देखती हूँ, कितनी प्यारी बनाई भगवान ने, उसका नोज़, उनके लिप्स, उनका चेहरा। मतलब देखोगे तो आपको लगेगा यार भगवान ने सच्ची में अगर फुर्सत से बनाया है तो ऐश्वर्या राय को बनाया है, बाकी सब तो हम यूँ ही आ गए हैं। तो मैं उनको देखती हूँ। वहीं दूसरे तो लोग उनके कपड़ों को लेके कमेंट करते हैं, अरे भाई जब तू पैदा हुआ तो कौन से कपड़े पहन के आया था, और जब तुम मरोगे तो कौन सा तुम्हारे बॉडी पे कपड़े रहेंगे। लेकिन अपना अपना थॉट है, अपना अपना नजरिया। मैं मैम का हमेशा चेहरा देखते हो ऐश्वर्या मैम का, आप हमेशा उनकी बॉडी के कपड़े देखते हो, ये आपकी थॉट है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर कहीं मेरी बुराई भी हो रही है तो अच्छाई ढूंढो, अपना प्रचार तो हो ही रहा है, होने दो प्रचार, अब फायदा है। और आप वहां बैठ के आप दुखी हो रहे हो, आप रिप्लाई नहीं करना चाहते कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, अच्छी है, मत कीजिए। आप उनको देख के इग्नोर कीजिए, आप खुश हुए वाह यहाँ पर भी मेरी मैम की चर्चा हो रही है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? क्योंकि चुपता उन बच्चों का ना जो जुड़े हुए हैं, उनको लगता है यार ये क्या मैम के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बोलने दीजिए ना। कब तक? आज नहीं तो कल उनको भी अच्छाई दिखेगी, क्योंकि अभी उनका नेगेटिव चल रहा है ज़िंदगी। जब उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी तब उनको लगेगा नहीं यार उर्मिला मैम सही थी, हम शायद भटक गए थे, ये हमारी थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया, आएगा एक दिन हम वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे ये मेरा तो एक ही थॉट है कि जो नेगेटिव उनको पॉजिटिव करना, ताकि वो भी अपनी लाइफ एक अच्छे से जी सके, स्मूथ से जी सके। बाकी मुझे ना तो किसी से कोई दिक्कत है और ना किसी से कोई नुकसान है, ना किसी से कोई फायदा है। आप अपना लाइफ जी रहे हो, मैं मेरा, आप अपना कर्म करो, मैं मेरा कर्म कर रही हूँ, और हम सब कर्म ही तो किए जा रहे हैं अपने अपने। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, अपने आप को फोकस करो कि मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है, मेरी जिंदगी में ये स्ट्रगल है। आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है ना? लेकिन सबको लेकर करती तो रहती हूँ। और मेरी यहाँ तो सबसे प्लस पॉइंट क्या है, फ़ोन भी उर्मिला मैम उठाती है, फॉर्म भी उर्मिला मैम देती है, पढ़ाती भी उर्मिला मैम है, समझाती भी उर्मिला मैम है, टेस्ट सीरीज उर्मिला मैम देती है, आपकी कॉपी का रिप्लाई करवाना वो भी उर्मिला मैम करती है। या तो सब कुछ मैं ही करती हूँ, नो कोई टीम नहीं है, मैं ही इतनी बड़ी टीम हूँ कि सारा काम कर लेती हूँ। तो इससे ज़्यादा स्ट्रगल क्या चाहिए? इसके साथ घर परिवार भी है, ऐसे थोड़ी घर से बाहर बैठी रहती हूँ, राइट? तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में किसी की लाइफ स्मूथ है, सबके लाइफ में स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल को साथ में लेते हुए काम करो। वो स्ट्रगल लगेगा ही नहीं, शांत लगेगी, एकदम अच्छे से जिंदगी लगेगी और चलती रहेगी। ठीक है? तो फालतू चीज़ों को इग्नोर करो, हटाओ जिंदगी में उन सबको। करने लोग आपकी चर्चा करने दो, फैमिली करेगी, अड़ोसी करेगी, पड़ोसी करेंगे, बुराइयाँ करेगी। हमारे कालोक ओझा जी हैं जिनका भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, झारखंड जुडिशरी के अंदर। उनका एक एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा मैं 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, दिल्ली रह रहा हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि घर जाता हूँ तो बहुत टेंशन हो जाती है कि 5 साल से पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा। मतलब अड़ोसी पड़ोसी को भी देखते थे सर कि ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, रिश्ता आता बोलता लड़का करता क्या है, बैठा है। लेकिन जब मैं झारखंड जुडिशरी में सेलेक्ट हो गया और जब मैं कोरोना के टाइम में घर आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सेलिब्रिटी हो गया मेरे एरिया का। हर कोई क्या रेस्पेक्ट से बात करता है, जिसने कल मेरे सामने नहीं देखा आज मेरे सामने देखे से, और साहब कैसे हो साहब, आके मुझसे पूछ रहा है। मुझे मन ही मन हंसी आ रही है, यार ये वही बंदा है जिसने 5 साल मेरे सामने तक नहीं देखा। मतलब छुट्टियों में घर आने का मन नहीं होता था, मम्मी पापा से फ़ोन पे बात करके नॉर्मल हो जाता था अपने लिए। 29 एज हो चुकी थी, शादी नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे जज बना लोगों के नजरिए बदल गए। यानी ये संसार इतना खतरनाक है कि यदि आपके पास कुछ है तो आप भगवान, और कुछ नहीं है तो आप हैवान। ये संसार है, इग्नोर ऐसे संसार को। जो आज आपके दुखों में साथ में नहीं खड़ा है, वो कल सुखों में आके साथ में क्या कर लेगा आपका। उनको अभी से इग्नोर करो, उन्हीं को किनारा करो, आप खुद वैसे सुखी रहने लग जाओगे, आपकी जिंदगी में सब कुछ वैसे अच्छा होने लग जाएगा। तो उनको अपनी जिंदगी से पहले से दूर करो और अपनी मंजिल के पास जाओ। फिर ये जो याद नहीं होता, याद कैसे करो, सब कुछ हो जाएगा। आप डेफिनेटली अपनी मंजिल को पालोगे और खुश रहोगे। देखिए हमारे कोचिंग के
वीडियोस बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इस तरह से हम तैयारी कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। ज़्यादा कुछ कहा तो माफ़ी मांगती हूँ साहब, मेरी बातें कई बार होती हैं थोड़ी सी कड़वी होती, बच्चे मुंह चढ़ा लेते हैं, ऐसे कैसे कह दिया, कुछ कहते उर्मिला मैम को बहुत प्राउड है। तो भैया सॉरी, मैं प्राउड नहीं करना चाहती। अब आपको दिख रहा है तो थोड़ा पॉजिटिव सोचो ना, आपको अच्छा दिखेगा, नहीं लगेगा मैं आपको प्राउड है, ठीक है। बाकी मेरी कोई बात आपको बुरी लगी तो तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बस आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवार का और अपने आसपास का ध्यान रखें। आज के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन। उर्मिला मैम के बारे में तो जो भी कहा जाए बहुत कम है, बट आई हैव जॉइंड SULC फ्रॉम वॉचिंग वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब। और मुझे मैम की वीडियोस बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सिंपल होती थी, और सबसे अच्छी बात सेक्शंस याद करने को मिल जाते थे। और मैंने सारे मेजर एक्ट्स वहाँ से कवर कर दी। मैम ने जितनी भी वीडियोस हमारे लिए अवेलेबल कर रखी थी। फिर वहाँ से मैंने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो मैम ने एक मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, वो मैंने ज्वाइन किया। और उसको ज्वाइन करने के बाद मुझे एक्चुअली समझ में आया, मुझे बहुत हेल्प मिली आंसर राइटिंग में कि आंसर कैसे लिखने हैं और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और मैम ने अप्रिशिएट भी किया अगर कोई आंसर अच्छा निकला कि हाँ ये आंसर अच्छा है। और मैम हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं कि कैसे करना है। शी ट्रीट अस लाइक हर ओन किड, कि हम उनके बच्चे हैं, और बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयरिंग है मैम। डांटते भी रहते हैं, समझाते रहते हैं कि बच्चों करो, करना है। बहुत मोटिवेशन मिलता है मैम से। और मैम ने अपने बारे में भी बताया कि उन्हें अपने लॉ कॉलेज की जर्नी उनकी कैसी रही, स्टार्ट किया और वो SULC तक कैसे पहुँचे, वो बहुत इंस्पायर करता है मुझे। और जो टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी इनिशियली मेंस की, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, इसलिए मैंने मैम की प्री की मेन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर ली। और उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है रिवीजन पर्पस के लिए, सेक्शंस को याद करना हो, कैसे कैटेगराइज करना चाहिए सेक्शंस को, फिर कोरिलेट कैसे करना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो क्वेरीज़ होती हैं कुछ, मैम वो भी सॉर्ट आउट करती हैं। जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं मैम। कभी कभी हमें बोनस पेपर्स भी देते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। सो बेसिकली आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम उर्मिलाज मैम इंस्टीट्यूट। और मैम ने कुछ मंथ्स में बहुत कुछ दे दिया मुझे। बहुत कुछ सीखा है मैंने मैम के इंस्टीट्यूट से। और आई रियली विश कि मैंने मैम को पहले ज्वाइन कर लिया होता, शायद मेरा प्रीवियस एग्ज़ाम क्लियर हो गया होता। बट मैम के इंस्टीट्यूट से मुझे बहुत हेल्प मिली। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू उर्मिला मैम, इतना कुछ देने के लिए, इतना कुछ करने के लिए, जस्ट टू योर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले तो अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रेमलता सिल्लू है चौधरी, और मैंने 2005 में लॉ किया था। उसके बाद मैंने 2008 में LLM किया था। मेरी शादी हो गई थी, इस वजह से मुझे फिर बच्चे हो गए, तो बाहर जाने का मौका नहीं मिला तैयारी करने का। लेकिन जब मैंने उर्मिला मैम का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन क्लास लेके भी घर पे तैयारी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि भाई उनकी फ़ीस ज़्यादा है, उनसे बात की। लेकिन जब मैंने क्लास को ज्वाइन किया तो मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कहीं पर भी कि मैं अफसोस नहीं हुआ किस बात का कि हाँ मैम ने फ़ीस ली है। जब इतना अच्छा पढ़ाते हैं मैम कि सब कुछ कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाते हैं। उनके याद कराने का तरीका, उनके सेक्शन हटाने का तरीका सबसे अलग है, वो सबसे डिफरेंट है, यूनिक है। जैसा उनका नाम है कोचिंग का, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस जोधपुर में है, वैसे ही वो पढ़ाई का तरीका भी उनका यूनिक है। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैंने आज तक कभी टीचर को इतना अच्छा पढ़ाते हुए देखा ही नहीं। फिर भी पता नहीं किसी लोगों को उनसे दिक्कत है, तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ की दिक्कत है उनको। तो मेरा तो एक्सपीरियंस उनके ऑनलाइन क्लास का इतना बढ़िया रहा है कि मतलब मैं बाहर नहीं जा पाई। इस बात का मुझे इतना अफसोस रहा था कि मैं कभी कोचिंग नहीं कर पाई, लेकिन घर बैठे मुझे सुविधा मिली। इसके लिए उर्मिला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैम ज़िंदगी में इतने आगे जाएं जितना हमारी दुआएं हैं मैम के साथ। और आप लोग
जो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो मैम एकदम इतने अच्छे से क्लियर करते हैं कि मतलब कुछ समझा देते हैं, वो पहले से ही समझ जाते हैं कि बच्चा क्या पूछना चाहता है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।